नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजमित। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भारत के प्रयास और प्रगति की संयुक्त राष्ट्र में सराहना। आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण देकर कहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक निवेश के जरिए बचाया गया लाखों लोगों का जीवन। लोकसभा में आज पारित हो सकता है आप्रवास और विदेशी विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से जुड़े 2 अहम विधेयकों पर होगी चर्चा। मुंबई के गोवंडी और चेंबूर इलाकों से 17 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। विदेशी अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज। अमेरिका में 2 अप्रैल से विदेशी कारों के आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा। ऑटो सेक्टर में गिरावट। ट्रंप ने कहा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का समापन आज। अब तक का 31 पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर। तमिलनाडु के नाम 26 और उत्तर प्रदेश के पास 22 पदक। फिर से आप सभी का स्वागत है। इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से भारत का डंका बज रहा है। इस बार बात हो रही है भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की, और उसमें भी संयुक्त राष्ट्र ने आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलों का खास तौर पर उदाहरण देते हुए कहा है कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की जानी चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस ने इसे अनुकरणीय बताया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि देश ने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाया। संयुक्त राष्ट्र के एक समूह की शिशु मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट में भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया गया है, और शिशु मृत्यु दर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति, साक्ष्य आधारित रणनीतियों और निरंतर निवेश से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया गया है। यह भी कहा गया है कि अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारत पहले ही लाखों लोगों का जीवन बचा चुका है, और लाखों अन्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का भी मार्ग प्रशस्त किया गया है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि साल 2000 से ही भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70% की कमी और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 61% की कमी हासिल कर ली है। यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, मौजूदा स्थिति को सुधारने और स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधन विकास जैसे कई उपायों की वजह से ये संभव हुआ है। आपको बताएं कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो हर साल प्रति परिवार लगभग $5,500 की वार्षिक कवरेज प्रदान करता है। तो आयुष्मान भारत का डंका अब यूनाइटेड नेशंस में। नितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी उपलब्धि आप कहेंगे यूनाइटेड नेशंस में भारत के आयुष्मान भारत की नज़ीर देना और इसे अनुकरणीय बताना? निश्चित तौर पे ये एक बड़ी बात है। हम तो लगातार इस बात को कहते आ रहे थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मुहर लगाई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, और सबसे बड़ी बात है कि टॉप प्रायोरिटी उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को रखा जब से उन्होंने सत्ता संभाली। और बीते 10 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए गए, जिसमें सबसे बड़ा काम है जो आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में हम जानते हैं कि 5 लाख रुपया सालाना प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा मिलता है, और इससे फर्क ये पड़ा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई। यानी कि जो गरीब व्यक्ति भी है, गरीब आदमी है, तो उनका भी जो बच्चों का डिलीवरी अस्पताल में हो रहा है, अच्छे अस्पतालों में हो रहा है, निजी अस्पतालों में हो रहा है या फिर सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, तो उससे एक बड़ा फर्क पड़ा। साथ ही साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो 1 लाख करीब 70,000 से अधिक अलग अलग जगहों पे है, जो 5,000 की आबादी दूर दराज के इलाकों में और गांव के पास ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसमें टीकाकरण को लेकर के जो आशा हमारी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने टीकाकरण पे जोर दिया। और हम जानते हैं कि 12 तरीके से जो टीकाकरण
कवरेज मिलता है बच्चों का, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य ये था कि जो भी बच्चा टीकाकरण से छूट जा रहा था उसको उसके दायरे में लाया गया, और इससे ये फर्क पड़ा कि करीब करीब 90% तक टीकाकरण अब हो रहा है। और साथ ही साथ जो 64,000 करोड़ रुपया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है और ब्लॉक स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको मजबूत किया गया। नियोनेटल केयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर बाकी जगहों तक शुरू किया गया, उसका रिजल्ट देखने को मिला, और इससे फर्क ये पड़ा कि जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आई। और ये सब कुछ हुआ प्रधानमंत्री की मजबूत जो रणनीतिक जो उनका एक इच्छा शक्ति थी, साथ लगातार वो गाइड करते रहते थे स्वास्थ्य मंत्रालय को, और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो कदम उठाया गया, खासतौर पे जो नेशनल हेल्थ मिशन में लगातार हर साल बजट में बढ़ोतरी की गई, और उसका नतीजा ये रहा कि राज्यों को पैसा मिला और राज्यों ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। तो ये तमाम रणनीतिक तैयारी थी भारत की तरफ से, और एक सधा हुआ कदम उठाया भारत ने, जिसका नतीजा ये रहा कि हम लोग शिशु मृत्यु दर में कमी देखने को मिली। और इसका शोकेस अजय हमने देखा कि G20 के जो लगातार बैठक हो रही थी उसमें भी भारत ने किया था, और उसका नतीजा ये रहा कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ मान रहा है कि भारत ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाए हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। आपने G20 का जिक्र किया नितेंद्र, और मुझे याद आता है कि अलग से हेल्थ पे जो फोकस था उसमें सभी देशों ने भारत का जो मॉडल है उसको अपनाने पर भी जोर दिया। क्या यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात की वकालत की है कि भारत के इस तरह के मॉडल को दूसरे देश अपना सकते हैं? ये एक अच्छा सोशल सिक्योरिटी का, खासतौर पर हेल्थ सेक्टर के लिहाज से एक अच्छा मॉडल हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए G20 में बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि भारत कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर हम एक बात कहें कि जो यूविन पोर्टल शुरू किया गया है, तो जो भी टीकाकरण भारत में हो रहा है, चाहे वो गर्भवती महिला का हो या फिर बच्चों का हो, उसको ट्रैक किया जाता है। हर बच्चे का इम्यूनाइजेशन का ट्रैकिंग होता है कि आप अगर आज टीका कोई वैक्सीन दिलवाते हैं अपने बच्चों को, तो अगला आपका वैक्सीन कब होगा वो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, और ये यूविन पोर्टल के जरिए ट्रैक किया जाता है। और 12 तरह के टीकाकरण जो है सरकार मुफ्त दे रही है। तो ये जो मॉडल है खासतौर पर तो डिजिटल हेल्थ को जिस तरह से भारत बढ़ावा दे रहा है उसको शोकेस किया था G20 में, और ये सभी देशों ने कहा था कि भारत का मॉडल बेहतर है और इसको अपनाने की जरूरत है। और WHO के जरिए भी WHO के DG ने इस बात की तारीफ की थी, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ने भी ये भी सुझाव दिया था कि भारत के इस मॉडल को अपनाया जाए। अभी हम जानते हैं कि क्वाड की मीटिंग होने वाली है, भारत इस साल अध्यक्षता कर रहा है, और जो 5 बड़े शोकेस होने वाले हैं उसमें एक सक्षम जो डिजिटल इनिशिएटिव है भारत का, उसको शोकेस किया जाएगा, और उसमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे भारत अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है हेल्थ सेक्टर में उसको डिजिटल माध्यम से ट्रेनिंग दे रहा है, लगातार अपडेट कर रहा है, और जो ट्रेनिंग के मॉडल है उसको अपग्रेड करता जा रहा है। तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि जो ग्रामीण इलाके हैं, छोटे छोटे जगहों पे डॉक्टर और जो पैरामेडिकल से नर्सेज हैं, आशा कार्यकर्ता है, उनको सक्षम बनाया जाएगा। टीकाकरण की गति हो या फिर शिशु माता देखभाल की बात हो, उनमें एक गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसका फर्क ये पड़ेगा कि IMR MMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, दोनों में कमी देखने को मिलेगी। और ये सब कुछ हुआ है बहुत ही सदी तरीके से, भारत की जो रणनीतिक एक तरह से पहल रही है उसके वजह से संभव हो पाया है। बिल्कुल सही कहा आपने नितेंद्र, और ये भारत जो कदम बढ़ा रहा है विकसित देश की ओर में, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप अपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर पाते हैं और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को सफल बना पाते हैं। राज्यों की विशेष भूमिका आ रही है इसमें, लेकिन इसका अगला कदम क्या होगा? आपने देखा कि कुछ प्रायोरिटाइज किया गया, जो उम्रदराज लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिहाज से। हम यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ भी क्या आगे बढ़ रहे हैं इस पूरी योजना को लेकर के? क्या सभी के लिए आयुष्मान भारत की योजना फ़ायदा दे, ऐसी कोई पहल मंत्रालय में चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो आयुष्मान भारत है ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। पहले ओबामा केयर की बात होती थी, वो जो मॉडल था बिल्कुल फेल हो गया, और भारत ने जो आयुष्मान भारत मॉडल को पेश किया, जिसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया, और एक हम जानते हैं कि 12 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को इसमें कवर किया गया, करीब करीब 55 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल को इसमें कवर किया गया, और साथ ही साथ अभी 70 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी इसके दायरे में लाया गया। इसके पीछे मकसद यही था कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं
और क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हर आदमी तक पहुंच सुनिश्चित हो, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस मॉडल को बार बार भारत पेश करता रहा है दुनिया के सामने, और दुनिया ने ये माना कि निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जिसको अपनाने की ज़रूरत है। खासतौर पे थर्ड जो हम कहते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्री हो या बाकी दूसरे देशों में भी इसमें अपनाने की बात हो रही थी। और जहाँ तक सवाल है कि बाकी लोग इसके दायरे में आएंगे नहीं, आने वाले दिनों में जरूर इस बात पे चर्चा हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और बाकी जगहों पे भी, कि जैसे जैसे इसकी जो फीडबैक मिलेगी, इससे जो फायदा देखने को मिलेगा, उसके आधार पर सरकार ये तय करेगी कि आगे और लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाए, और ये निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में होगा। सरकार के स्तर पर विचार तो निश्चित तौर पर चल रही है। तो धन्यवाद नितेंद्र। बहुत अहम भूमिका शायद राज्यों की भी होने जा रही है, वहाँ से क्या फीडबैक आता है और कैसे वो स्वास्थ्य सेवाओं को अपने यहाँ लागू करते हैं उस पर निर्भर करेगा। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। संसद में दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज के अहम कामकाज की बात करें तो लोकसभा में आज आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। ये विधेयक भारत में विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा गोवा विधानसभा में एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त जो एसटी समुदाय हैं उनकी कम जनसंख्या होना बताया गया है। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक और रेलवे संशोधन विधेयक में राज्यसभा की ओर से किए गए बदलावों को भी पेश किया जाएगा। राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 को विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। दोनों विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। और इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल की बात करें तो 11 मार्च को लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया था। इस विधेयक में भारत आने वाले विदेशियों के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, उनके पंजीकरण और अन्य आप्रवास से जुड़े कानूनों के लिए व्यापक नियम शामिल हैं। ये बिल भारत की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को लेकर के भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। मौजूदा सत्र में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया था। इस विधेयक में आप्रवास और विदेशियों के नियमन से जुड़े कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इस बिल में पासपोर्ट, वीजा, विदेशियों के पंजीकरण और अन्य आप्रवास से जुड़े कानूनों के लिए व्यापक नियमों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। बीते 11 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विधेयक का उद्देश्य एक एकीकृत और आधुनिक कानूनी ढांचा बनाना है। ये विधेयक पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 समेत कई अन्य मौजूदा कानूनों की जगह लेगा। नए नियमों के बनने तक इन कानूनों के तहत चल रहे सभी मामले और दंड वैध रहेंगे। इस विधेयक में सख्त वीजा और पंजीकरण नियमों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विधेयक में नियमों के सटीक कार्यान्वयन के लिए इमिग्रेशन ब्यूरो को मजबूत करना, उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और अप्रवास प्रक्रिया के पालन जैसे उद्देश्य शामिल हैं। नए कानून के तहत प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया जाएगा। विधेयक में केवल वैध दस्तावेजों के साथ ही भारत में प्रवेश की अनुमति मिलने, संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने और उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही भारत आने वाले विदेशी नागरिकों से वीजा की शर्तों के सटीक अनुपालन का जिक्र भी विधेयक में है। इसके अलावा भारत आने वाले विदेशियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने को लेकर भी प्रावधान किया गया है। साथ ही उनके लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे।
यहाँ काम करने वाली संस्थाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और होटलों को भी उनके यहाँ रह रहे विदेशी नागरिकों की जानकारी मुहैया करानी होगी। इस विधेयक में कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश पर 5 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 सुरक्षा चुनौतियों को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसा जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। शायद सबसे बड़ी बात ये कि इस विधेयक की ज़रूरत क्यों पड़ी, बाकी पुराने जो 4 बिल्स हैं उनको क्यों रिपील करने की ज़रूरत पड़ी और इससे क्या बदलाव आने जा रहा है? देखिए, 4 अलग अलग कानूनों से जो आवर्जन है, जो इमिग्रेशन है, उसमें वो अभी फ़िलहाल लागू है। तो अब एकीकृत कानून हो और अधिकारियों के सामने एक स्पष्टता हो कि उन्हें किस तरह की कार्रवाई करनी है और उनको अधिक अधिकार मिले, ये इसलिए इस विधेयक लाया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखें कि ये जो कानून लागू हैं ये काफ़ी पुराने हैं, यानी देश की आज़ादी से पहले के कुछ जो प्रावधान हैं और 4 अलग अलग कानूनों से उनको नियंत्रित किया जाता है। अब तकनीक का भी ज़माना है और इमिग्रेशन ऑफिसर्स को हमने देखा है कि दुनिया भर में ज़्यादा ताकतें दी गई हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरत थी कि यहाँ पर भी उन्हें और मजबूत बनाया जाए, जिससे वो फैसला ले सके कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश कर रहा है और उन्हें लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर उससे कोई दिक्कत हो सकती है, तो उन्हें रोक सकता है या उन्हें वापस भेज सकता है। इसको लेकर स्पष्टता है इस प्रस्तावित कानून में। जो इससे पहले जो कानून लागू है उसमें कई मामलों में उतनी स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं दिए गए। दूसरी बात यह है कि अभी होता क्या है कि कई बार कुछ विदेशी नागरिक आते हैं कुछ महीने के वीजे पर और यहाँ पर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। वो किसी होटल में रुकते हैं, किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते हैं या किसी लॉज में रहते हैं या कहीं इलाज कराते हैं या ऐसे ही किसी के घर में रहते हैं। तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस बात की सूचना दें। उसको लेकर जो कानून है बहुत स्पष्ट नहीं है, उसमें उतने सख्त दिशा निर्देश नहीं है। लेकिन अब ये स्पष्ट होगा कि उनकी बहुत भी ये जिम्मेदारी है कि वो बताएं, पंजीकरण कराएं और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं। और ये नियम भी है कि अगर ये देखा जाएगा कुछ क्षेत्रों में उनके जाने की मनाही है तो वहाँ पर उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ट्रैकिंग सिस्टम सुधरेगा। जो विदेशी नागरिक आकर और कहीं गायब हो जाते हैं और कई वर्षों बाद पुलिस उन्हें अचानक पकड़ती है कि उनके पास वैध वीजा नहीं है, खत्म हो चुका है या पासपोर्ट नहीं था, गलत तरीके से प्रवेश किए थे, तो इससे एक सिस्टम बेहतर होगा। और चूँकि ज़माना बदला है तो इसलिए ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और हम जानते हैं कि ये चुनौती काफ़ी बड़ी है कि जो अवैध तौर पर रह रहे हैं लोग, घुसपैठिए जिन्हें हम कहते हैं, उनकी भी सख्त पहचान हो। तो अभी क्या है कि ऐसे घुसपैठियों को अगर कोई सहारा देता है तो उनको सज़ा देने के इतने सख्त प्रावधान नहीं है। इस प्रस्तावित कानून में जो लोग इनकी मदद करते हैं उन पर भी उसी तरह की सज़ा और प्रावधान लागू होगा, जुर्माना लागू होगा। जो अवैध तौर पर प्रवेश या फिर गलत कागजों से जो प्रवेश करके जो लोग रहेंगे या फिर वीजा खत्म होने के बाद जो रहेंगे उन पर लागू होगा। ठीक है, 3 साल, 5 साल, 7 साल और जुर्माने की राशि और सजा। इस तरह पूरी एक स्पष्टता हो जाएगी। अजय, थोड़ा सा ये समझाइए कि जो इमिग्रेशन ब्यूरो है वो कैसे और स्ट्रांग होगा, क्या इसकी और शाखाएं खोली जाएंगी, क्या राज्य सरकारों के साथ इनका समन्वय बेहतर होगा, लोकल पुलिस के साथ ये कैसे मिल करके काम करेंगे, क्योंकि ये हर जगह इनकी पर्याप्त संख्या हो ये भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि घुसपैठ तो कोई बता के करता नहीं है, इमिग्रेशन ब्यूरो के चैनल से होकर के तो आता नहीं है घुसपैठिया, तो घुसपैठ रुक पाएगी ये कहना कहाँ तक सही हो पाएगा? देखिए, 2 बातें हैं। अवैध तौर पर जो विदेशी रहते हैं भारत में वो 2 तरीके से रहते हैं। पहली बात तो वो वैध चैनल से आते हैं, यानी वायुयान के जरिए या फिर जल मार्ग से या सीधे जो है बिल्कुल वैलिड वीज़ा पे आते हैं निश्चित समय के लिए, बिल्कुल आते हैं, वीज़ा पे आते हैं, वैध पासपोर्ट पे आते हैं और वो प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ट्रैकिंग सिस्टम बेहतर होगा तो उनको फिर ट्रैक करके वापस भेजने में आसानी होगी। उनको जेल भेजा जा सकता है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उन्हें कहा जा सकता है कि भाई आप 3 महीने के लिए आए थे, आप 4थे महीने क्यों रुक रहे हैं, उसकी पहचान आसान हो जाएगी। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो लोग अवैध तौर पर आते हैं, यानी अपनी पहचान छुपाकर किसी रास्ते से घुस आते हैं, तो अभी क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम,
उसमें हम देखते हैं कि विदेशियों पर कार्रवाई करने में थोड़ी सी ये है कि उनको पता है कि विदेशी नागरिक हैं, ऐसी उनको वो वैध वीज़ा के तहत आए होंगे, तो वो सिस्टम उतना फुल प्रूफ नहीं है। अब पुलिस को एक तो ज़्यादा अधिकार होगा, पुलिस के एक सक्षम अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का, हिरासत में रहने का अधिकार हो जाएगा। अभी भी है, लेकिन अभी वो स्तर थोड़ा ऊपर है, वो उसमें अब बढ़ोतरी की जा रही। दूसरी बात यह है कि जब अब दुनिया बदली है, देखिए ज़रूरत इसलिए भी है कि आवाजाही अब ज़्यादा हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पढ़ाई लिखाई के लिए लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आके रुक जाते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो वो पूरा सिस्टम बेहतर हो, पुलिस से बेहतर तालमेल हो, इमिग्रेशन ब्यूरो को मजबूत किया जाए, उनको तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाए। उसके लिए तो हम देख रहे हैं कि व्यवस्था बेहतर ही हो रही है, पुलिसिंग बेहतर हो रही है, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए हम देख रहे हैं कि तमाम कदम उठाए गए हैं। उससे एक समन्वय होगा तो वो पूरे ट्रैकिंग सिस्टम में जब कोई होटल में कोई रुकता है या किसी छुप कर, ठीक है शैलेंद्र, अंतिम सवाल आपसे जानकारी आ जाएगी क्योंकि वो संस्थान बता देगा। अब अंतिम सवाल आपसे ये मैं समझना चाहूँगा जी, समझना ये चाह रहा हूँ मैं कि कुछ सरकारों पर भी ये बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि व्यवस्था के तहत ही कुछ लोगों को बसाया जा रहा है या फिर उनको प्रश्रय दिया जा रहा है। ऐसे में क्या ये नया कानून केंद्र को ज़्यादा अधिकार देता है कि वो नियम बना सकता है और केंद्र की जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा प्रभावी होंगी राज्य सरकारों के द्वारा जो नियम अभी इस विषय में बनाए गए हैं या जो कार्रवाई की जाती है उस पर? देखिए, बहुत दिलचस्प सवाल अजय आपने पूछा है कि जब ये बिल पेश हो रहा था तब दो सांसदों ने अलग अलग दलों से, टीएमसी से और कांग्रेस से, मनीष तिवारी ने और शायद सागौत राय टीएमसी से थे, उन्होंने कहा कि ये राज्यों के अधिकारों का हनन है या फिर बाकी आपत्तियां उठाई। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर एक संकेत दिए गए हैं और जब जवाब होगा चर्चा में तब गृह मंत्री बताएंगे भी कि कहीं से भी किसी भी तरह से राज्यों के अधिकारों पर कोई कमतर ये प्रावधान नहीं करता है, कोई केंद्र का अधिकार बढ़ाता नहीं है। सिर्फ जो इमिग्रेशन की एक पूरी प्रणाली है, जो विदेशी नागरिकों को पहचान करने, प्रवेश देने, उन्हें डिपोर्ट करने, इसकी जो एक पूरी प्रक्रिया है वो कैसे बेहतर हो, चूँकि आवाजाही एक जो चैनल होता है वो कैसे बेहतर हो, कैसे बेहतर तरीके से पहचान हो, कैसे ये सुनिश्चित हो कि कोई भी एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है वो भारत में प्रवेश न कर पाए, भले ही उसके पास पासपोर्ट हो और या फिर कोई ऐसा तरीका अपनाए कि वो प्रवेश कर जाए, तो वहाँ पर भी उसकी चेकिंग हो जाए कि वो ना प्रवेश करे। ये बिल उन प्रावधानों को करता है, इसमें सभी के एक तरह से समन्वय के साथ आगे बढ़ने की बात है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई इसमें अधिकार में हनन जैसी बात नहीं है। जब बिल पेश हो रहा था तब इसकी जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि जब चर्चा होगी तब ये होगी बात। तो ये कहना कि राज्यों के अधिकार को कम करना, लेकिन राज्यों की हम जानते हैं कि ये जिम्मेदारी है कि वो भी ये देखें कि अगर उनके राज्य में कोई विदेशी नागरिक अवैध तौर पर रह रहा है या फिर घुसपैठिया रह रहा है तो उसकी पहचान हो। ये एक अलग बात है, लेकिन इस बिल के प्रावधान में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी राज्य के अधिकार में कोई कमतरी होती है या फिर राज्य के अधिकार कम होते हैं और केंद्र के अधिकार बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है जो बताया गया। अब जब चर्चा होगी, जो सवाल उठेंगे उसके बाद जो विस्तृत जवाब दिया जाएगा जी, चीजें आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। मुझे लगता है कि नागरिकता या फिर विदेशियों को आने देने का जो एकाधिकार है वो केंद्र के पास है और इसको लेकर के ज़्यादा स्पष्टता इस नए बिल में ज़रूर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के शिवाजी नगर और आरसीएफ थाने की संयुक्त टीम ने मुंबई में गोवंडी और चेंबूर इलाकों में अभियान चला करके अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों को अब गिरफ्तार कर लिया है। 5 महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल मुंबई पुलिस को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश मिले हैं और इसी के तहत ये विशेष अभियान चलाया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है या फिर इन्हें किसी गिरोह द्वारा शरण तो नहीं दी गई। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार, खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें।
SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद के आसन को बदनाम करना उनकी आदत बन गई। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि उन्हें संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता। बदनाम कर रहे हैं, संसद के आसन का बदनाम करना, ये उनकी आदत सी बन गई। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समृद्धि और मोदी सरकार द्वारा किसानों को लेकर किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने किसानों की उपज खरीदी को लेकर के मोदी सरकार के फैसलों की भी जानकारी दी है। कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करें। केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और NCCF के माध्यम से MSP पर खरीद जारी है। मेरी अपील है, इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करें। और कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के पंजीकरण और प्रोत्साहन को लेकर भी अपने विचार साझा किए। चना, सरसों और मसूर, इनकी भी खरीद PM आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। अलग अलग राज्यों के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और NCCF पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मेरी फिर एक अपील है कि MSP के नीचे किसान की इन फसलों की कीमत ना जाए, इसलिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार प्रभावी सहयोग इन खरीदी में सुनिश्चित करें। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर CBI की छापेमारी पर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि CBI महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामलों की जांच कर रही है और इस ऐप से राज्य के युवाओं को सट्टे की लत लग गई थी। दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं, और मुझे जहां तक जानकारी है महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है CBI द्वारा, और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और जिंदगी बर्बाद हो रही थी, और उसी की जांच CBI कर रही है। तो चाहे कोई भी हो, दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। उधर झारखंड में सोरेन सरकार की कानून व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला परिषद के पूर्व सदस्य की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से विपक्ष ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने आज रांची में बंद बुलाया है। इसका समर्थन आजसू पार्टी, लोजपा समेत कई पार्टीज ने किया है। कल भाजपा समेत कई अन्य संगठनों के समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा हत्या के विरोध में कांके ब्लॉक चौक पर परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। स्थिति का जायजा लेने के लिए देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेता पहुंचे।
इस घटना को लेकर के उन्होंने रोष व्यक्त किया। हालांकि पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देकर भागने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। पूरे सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री आवास से मात्र कह सकते हैं 2 किलोमीटर के अंदर की घटना है और थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा और अपराधियों ने पूरे सरकार को चुनौती दी है। अच्छे व्यक्ति थे, उनका पार्टी में भी और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस घटना से हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मर्माहत हैं। सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं अपराधियों को तुरंत पकड़ के सख्ती से उनके साथ कानूनी सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 3 गौ तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सेमरी जंगल में गौ तस्करों का घेराव किया। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें एक गौ तस्कर को गोली लगी है। इस दौरान 15 गोवंश भी बरामद किए गए। गो तस्करों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त सलीम कुरैशी को दाहिने पैर में गोली लगी है। तब गो तस्करों के कब्जे से 15 गोवंश, एक पिकअप व अवैध अस्त्र बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश सलीम को CHC राजगढ़ ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसकी समान बताई जा रही है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भेजे गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर यह सुनवाई अपर जिला और सत्र अदालत में होगी। जफर अली की गिरफ्तारी 23 मार्च को हुई थी। इसके बाद हुई सुनवाई में सिविल जज आदित्य सिंह ने जफर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल जफर अली पर सर्वे के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 और 231 के साथ ही कई अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भाजपा नेता पर हमले का मामला सामने आया है। इस बार उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के आवास पर बम फेंके गए। जानकारी के मुताबिक 50 से 60 लोगों के समूह ने उनके आवास पर हमला बोल दिया। भाजपा नेता ने उस दौरान पुलिस पर कोई भी कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। हमले को लेकर अर्जुन सिंह ने बयान देकर घटना की कड़ी निंदा की है और पूरी जानकारी दी। बता दें कि उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे बाड़ी के ऊपर फिर बम मारा था, 2 बम मारा, एक फटा है, एक जिंदा कारतूस है। उसमें नमित सिंह, सद्दाम अंसारी जिसको चोट भी लगा है, और ये प्रेम बोल के, और इसके साथ 50-60 आदमी है। नमित सिंह को ये लोग बलि का बकरा बना रहा है, उसको सामने करके सोमनाथ श्याम पार्थोभूमिक के लोगों को गैस देता है और इस तरह की घटना कर रहा था। के सामने तो पुलिस के सामने हो रहा, CCTV छोड़ दीजिए, पुलिस के सामने तो ये घटना घटी। यहाँ तो पुलिस थी। बिहार में चुनाव तो फिलहाल दूर हैं, लेकिन पोस्टर वॉर जोरों पर है। RJD जहां NDA के खिलाफ रोज पोस्टर लगाकर निशाना साध रही है, वहीं अब जदयू की तरफ से भी QR कोड वाला पोस्टर जारी किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी लड़ाई तेज होती जा रही है। चुनाव के दौरान एक दूसरे पर हमला करने के लिए पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। राजद की तरफ से रोज एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर NDA के खिलाफ लगाया जा रहा था, मगर NDA खेमे ने विरोधियों को टारगेट करने के लिए एक खास तरीका अपनाया है। दरअसल पटना की सड़कों पर RJD और लालू परिवार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिस पर लिखा गया है, जंगल राज का अत्याचार भूलेगा नहीं बिहार। उनके पिताजी को तो लोग पकड़ के चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई पकड़ के तो नहीं चलते हैं, किसी के सहारे नहीं चलते हैं। वो राजनीति भी अपने बलबूते कर रहे हैं, लोगों को सेवा भी अपने बलबूते कर रहे हैं, और बिहार के तरक्की भी अपने बुद्धि विवेक से कर रहे हैं। बिहार के लोग को इस बात पर एतराज़ है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को इतनी ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, उनके बारे में इस तरह का सोच रखते हैं, ये सरासर गलत है। कि पूरे बिहार और बिहारियों को शर्मसार कर किए सजा याफ्ता है। और कैसा टाइगर था और कैसा था वो तो आप समझ लीजिए क्या हालत था बिहार का। आज ED CBI रोज रोज पूछ रही है कि भाई नौकरी में जमीन क्यों लिए, जमीन क्यों रजिस्ट्री कराए, और हिसाब तो देना ही होगा।
एनडीए की पोस्टर की खास बात यह है कि इसमें क्यूआर कोड दिया गया है। पोस्टर में राजद के जंगल राज का जिक्र किया गया है। वहीं क्यूआर कोड को स्कैन करते ही भूलेगा नहीं बिहार नाम से एक पेज खुलता है। इस पेज पर राज्य सरकार के दौरान जंगल राज से जुड़े कई किस्सों का जिक्र किया गया है। नई पीढ़ी को साक्षात्कार होना चाहिए कि लालूवाद विचारधारा के चलते कितना सामाजिक और राजनीतिक संकट इस बिहार ने झेला। बिहार के माथे पर कलंक का टीका लगा तो क्यूआर कोड से स्कैन करिए, लालू राबड़ी राज का, आतंक राज का चेहरा बेनकाब हुआ मिलेगा। यह बिहार के नई पीढ़ी के लिए आवश्यक। बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर वक्फ और एनआरसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी थी। लिखा गया था, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। इसका असर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में भी देखने को मिला। इस बीच रमजान में दावत इफ्तार को लेकर भी सियासी पारा उबाल पर देखने को मिल रहा है। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड के साहिबगंज जिले में आदिम जनजाति बहुल पहाड़िया गांव में एक सप्ताह के भीतर फाल्सीपेरम मलेरिया से 6 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कई बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर जहां एक ओर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के जिले में ऐसी घटना पर भाजपा सरकार को स्वास्थ्य के मुद्दे पर विफल बता रही है। झारखंड के साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड क्षेत्र के बसहा पंचायत स्थित नागर भिट्टा आदिम जनजाति बहुल पहाड़िया गांव में एक सप्ताह के भीतर फाल्सीपेरम मलेरिया की चपेट में आने से 6 बच्चों की मौत हो गई। इनमें से 5 बच्चों की मौत पहले ही हो गई थी। वहीं इलाज के क्रम में बुधवार को एक बच्ची प्रमीला पहाड़िन की मौत हो गई। गंभीर रूप से बीमार 3 बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि समय पर इलाज और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल गंभीर रूप से बीमार बच्चों का इलाज सदर अस्पताल साहिबगंज में जारी है। सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ फरोग हसन ने बताया कि सभी बच्चे फाल्सीपेरम मलेरिया से ग्रसित पाए गए हैं। 2 बच्चों को खून की भी आवश्यकता है। मलेरिया से ग्रसित बच्चे हमारे पास एडमिट हुए हैं और सभी बच्चे फाल्सीपेरम मलेरिया से ग्रसित हैं। उसमें से 2 बच्चों को ब्लड की भी आवश्यकता है, जो हमने एडवाइस भी किया है, और बाकी 2 बच्चे को मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको दिया जा रहा है। साहिबगंज के आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर नहीं हैं। सिविल सर्जन प्रवीण कुमार संथालिया ने भी स्वीकार किया है कि सुगम आवागमन के साधन नहीं होने से एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में देर हो जाती है। 20 केस का ब्लड का एग्जामिन किया, जिसमें 18 केस जो है पॉजिटिव पाए गए मलेरिया से। फिर 24 तारीख को मैंने टीम बनाई, 3 टीम बनाई और 7 गांव में टोटल उन्होंने मलेरिया के लिए कवर किया, जांच ऊँच किया, जिसमें नगर भिट्ठा में करीब 37 केस जो है फिर पॉजिटिव आए। उन सभी लोग का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अभी सभी स्वस्थ हैं। इधर पहाड़िया समुदाय के बच्चों की मौत पर भाजपा ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि साहिबगंज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। जब वहां स्वास्थ्य सुविधा की ऐसी स्थिति है तो बाकी राज्य का क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री के हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले से मामला जुड़ा होने के कारण बच्चों की मौत का मामला सुर्खियों में है और भाजपा सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट आने के बाद भाजपा ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित धनराशि जारी करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अनियमितता को लेकर हेमंत सरकार पर सवाल खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 7 मछुआरे अब चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 4 मछुआरों को 20 फरवरी को और अन्य 3 को 22 फरवरी को सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रामेश्वरम मछुआरा संघ ने बताया कि श्रीलंकाई नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ रहे एक नाव में सवार तमिलनाडु के 11 मछुआरों को पकड़ा और जांच के लिए उन्हें कांगे थंसुरई नौसेना शिविर ले गई।
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित व्यापक डेटा पूलिंग अभ्यास के माध्यम से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में एन्क्रिप्टेड आधार का उपयोग मनरेगा, EPFO, ESIC, APY और PM पोषण जैसी 34 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं में किया गया। विशिष्ट लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 200 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड भी जमा किए गए। इस अध्ययन से पता चला है कि भारत की 65% आबादी यानी करीब 92 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। इसमें कैश और वस्तु दोनों ही शामिल है। इसमें 48% से ज़्यादा को नकद लाभ मिल रहा है। इस प्रकार ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में करीब 24% था। अब वो 2024 में बढ़कर के करीब 49% हो गया है। इसमें मौजूदा केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शामिल हैं। इन पर पहले से विचार नहीं किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भारत का वर्तमान सामाजिक सुरक्षा कवरेज आकलन अब भी 49% से कम आंका गया है। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए भारत का वास्तविक सामाजिक सुरक्षा कवरेज बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए समाचार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक वित्तीय ढांचे की सुरक्षा और सहयोग में भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। RBI गवर्नर ने कहा कि भारत ऐसी वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखता है जो न केवल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को विफल बनाए, बल्कि वित्तीय समावेशन का समर्थन भी करे, साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा दे और आर्थिक विकास को मजबूती दे। उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय कानून व्यवस्था की ज़रूरत है जो केवल गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाए। रेगुलेशन ऐसे हों जो कि ईमानदारों को चोट न पहुंचाएं और वित्तीय समावेशन में अनावश्यक बाधा पैदा न करें। डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता जताई गई है। भारत को अपने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा कानून के पालन में उन्होंने दुनिया से सहयोग की अपील की है। फाइनेंशियल सिस्टम में नए रुझान को देखते हुए उचित तकनीकी हथियारों और नियमन की ज़रूरत पर भी उन्होंने बल दिया। FATF रूल 16 जिसे कि ट्रैवल रूल कहा जाता है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इस पर जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमा पार भुगतान यानी पेमेंट को और ज़्यादा तेज़ करना है, सुरक्षित करना है, सस्ता बनाना है, पारदर्शी बनाना है और समावेशी बनाने के लिए जो ट्रैवल रूल्स हैं उनको टेक न्यूट्रल बनाना बहुत ज़रूरी है। FATF की बैठक आज भी मुंबई में जारी है। भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया है, जो 2026 तक $300 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2014-15 में केवल 26% मोबाइल फ़ोन ही भारत में बनते थे। अब ये आंकड़ा बढ़ करके 99% से ज़्यादा हो गया, यानी सारी की सारी जो सोर्सिंग है कंपोनेंट्स की अब भारत में ही की जा रही है। हर साल 325 से 330 मिलियन यानी करीब 32-33 लाख यूनिट्स बनाई जा रही हैं। 2014-15 में भारत से जो बेचे गए मोबाइल फ़ोन में से 26% का लोकल प्रोडक्शन किया गया था, लेकिन अब ये आंकड़ा 99% से ज़्यादा है, यानी सारे के सारे करीब सारे के सारे जो मोबाइल हैं वो भारत में ही बन रहे हैं। इम्पोर्टेड मोबाइल अब बहुत ही कम रह गए हैं। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू 4,22,000 करोड़ रुपए थी 2024 की अगर हम बात करें तो। 2014 में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जो अब इनकी संख्या 300 से ज़्यादा हो गई है। ये ताज़ा आंकड़े बताते हैं और इसका असर, ये बड़ा असर इसलिए आया क्योंकि PLI को लेकर के जो बड़े कदम उठाए गए उसमें काफ़ी सकारात्मक असर डाला। 2014-15 के मुकाबले मोबाइल फ़ोन निर्यात में 77 गुना की वृद्धि देखी गई। हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी के बाद अब पहाड़ों पर रौनक बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट रोहतांग में अटल टनल पहुंच करके बर्फ का आनंद ले रहे हैं। ड्राइव कर गए अहमदाबाद से
स्पेशली हम लोग का बहुत टाइम से बकेट लिस्ट था, अटल टनल जाना था, नॉर्थ से साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक, जो जाकर आए हैं हम और बहुत अच्छा लग रहा है। जी हम लोग दिल्ली से आए हैं, ठीक है, अटल टनल घूमने आए हैं और हमें यहाँ पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर आए और हमें घूमे हमें और यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, ठीक है, और आप सबको भी घूमने आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। हम लास्ट टाइम हम कश्मीर गए थे, कश्मीर भी बहुत सुंदर है, वहाँ जन्नत है, लेकिन ये भी जन्नत से कम नहीं है। आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और अब बात सबसे सुंदर बगीचे की करते हैं। श्रीनगर में डल झील के ऊपर ज़बरमान रेंज की तलहटी में स्थित ट्यूलिप गार्डन अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। ट्यूलिप गार्डन के खुलने के साथ ही ट्यूलिप शो 2025 की भी शुरुआत हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गार्डन का उद्घाटन किया। ट्यूलिप गार्डन में 74 बेहतरीन किस्मों के 17 लाख से ज़्यादा फूल लगाए गए हैं। ये इलाका करीब 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से डल झील का नज़ारा दिखता है। कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस गार्डन को 2007 में खोला गया था। ये गार्डन ढलान वाली ज़मीन पर सीढ़ीनुमा तरीके से बनाया गया है, जिसमें 7 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ ट्यूलिप के अलावा फूलों की कई प्रजातियाँ जैसे कि जलकुंभी, डैफोडिल और रैननकुसिस भी लगाए गए हैं। यहाँ होने वाला ट्यूलिप फेस्टिवल एक वार्षिक उत्सव है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पर्यटन प्रयासों के एक हिस्से के रूप में गार्डन में फूलों की विविधता को प्रदर्शित करना है। ये कश्मीर घाटी में वसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है। मुझे मिला है फ्लावर देखने को मिला है और सबसे ज्यादा मुझे ये ऑरेंज कलर का फ्लावर माइंड ब्लोइंग लगा। इसके बाद जो वाटरफॉल्स वाला मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन हाँ कुछ मतलब फ्लावर्स अभी तक नहीं आए, लेकिन बोलते हैं ना नसीब अच्छा है तो मिल जाते हैं, तो आज नसीब अच्छा है तो फ्लावर देखने को मिल गया। हम लोग काफी जगह हर साल घूमते रहते हैं, पर कश्मीर आना, उसमें यहाँ ट्यूलिप गार्डन आना, ये अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। ये अविस्मरणीय जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप लाइफ में कभी भी आंखें बंद कर लो, ये पूरे चित्र, ये पूरे गार्डन के फूल आपके आंखों में आप घूमते रहेंगे, ये पूरी जिंदगी ताउम्र आपके मेमोरी में रहेंगे। पूरा ट्यूलिप गार्डन प्लस कश्मीर एक हेवन है, इसके जैसी ब्यूटी और कहीं मैंने देखी नहीं है। इंडिया में बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं, बट कश्मीर जगह मींस डेफिनेटली ये तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो आयात पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और विदेश में बनी कारों और हल्के ट्रक्स पर असर डालेंगे। ये मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा। ट्रंप ने कहा है कि इस कदम से अमेरिकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और ट्रंप के इस कदम से बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अब 25% का टैरिफ लगा दिया है। 2 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ। इसके अलावा अमेरिका में ऑटो सेक्टर के कई शेयर्स में आज गिरावट देखी गई। कई देशों का मानना है कि इससे अमेरिका में उपभोक्ताओं को विकल्प कम मिलेंगे और दाम भी बढ़ सकते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज अंतिम दिन है। बुधवार को पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां कई पूर्व पदक विजेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 3 दिनों की स्पर्धा में 4 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। इसमें जसप्रीत कौर 75 किलोग्राम, मनीष कुमार 54 किलोग्राम, सीमा रानी 61 ग्राम और झंडू कुमार ने 62 किलोग्राम में इतिहास रचा है। माफ़ कीजिएगा, 72 किलोग्राम के कैटेगरी में इतिहास रचा है। 170 स्वर्ण पदक विजेताओं का फैसला हो चुका है। पदक तालिका में हरियाणा 31 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर है। तमिलनाडु 26 और उत्तर प्रदेश 22 क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ देखा जाए तो आईपीएल के अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल करते हुए शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों की भी यही मंशा होगी कि ऋषभ पंत की कप्तानी में इस टीम के खिलाफ मजबूती से इस मुकाबले में उतरे। एक तरफ एडन मार्क्रम की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद फिर से कमाल करने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के पास अपने आप को साबित करने का एक और मौका होगा। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार आयोजित हुए सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का शानदार समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते। इसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है।
खास बात यह है कि सेपक टाकरा के इतिहास में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया है। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार संपन्न हुए सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का रोमांच खेल प्रेमियों के सर चढ़कर बोलता रहा। 6 दिनों तक चले इस वर्ल्ड कप के पुरुष वर्ग में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 2-1 से हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। वहीं जापान को दूसरे स्थान पर सिल्वर से संतोष करना पड़ा। वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और ओलंपियन विधायक श्रेयसी सिंह ने विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मुझे लगता है कि जितनी भी टीम्स आई थी वो एक तरह से अपने आप में विजय होकर जा रही है, लेकिन स्वर्ण पदक जीता एक गर्व की बात है और बिहार की मिट्टी पर भारतीय दल ने ये मेडल जीता है। मैं तहे दिल से सभी खिलाड़ियों को, उनके टीम को, उनके कोचेस को ढेर सारी बधाई देती हूँ। हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी और इस टूर्नामेंट से पहले हम लोगों ने अब्रॉड ट्रेनिंग एक 1 मंथ का कैंप लगाया था, जो कि थाईलैंड में वर्ल्ड टाकरा एकेडमी में लगाया था, जहाँ पे हमारे खिलाड़ियों ने बहुत पसीना पाया था और हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम कम से कम 4 मेडल्स के अंदर 1 गोल्ड मेडल तो जरूर हासिल करें और जो हमने हासिल भी कर लिया। फाइनल मैच में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया मंच पर भारतीय पुरुष वर्ग के रेगू टीम में स्वर्ण जीतने पर टीम को बधाई दी है। फाइनल मैच में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई देते हुए कहा कि बिहार में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होना गर्व की बात है। इससे राज्य की खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। लगातार भारत का जो वर्ल्ड कप बिहार में हो रहा है, सब भारत ही जीत रहा है। बहुत प्राउड मोमेंट है ये हम लोग के लिए, बहुत अच्छा है। हम अच्छा से भी खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग का थोड़ा लक के बीच में 5 छेद हार गया था, लेकिन हम अभी बहुत खुश है। हम जीत के बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अपने देश को गोल्ड मेडल दिया है, काफी अच्छी तकनीक की साइडिंग साइड गया है, पर एक वो जीता है, एक हम जीता है। लास्ट में भी बिल्कुल बराबर नेक टू नेक जा रहे हैं। खिताबी मुकाबले के पहले सेट में भारत ने 15-11 से जीत हासिल की, लेकिन जापान ने दूसरा सेट 11-15 से जीतकर खेल में शानदार वापसी की। हालांकि तीसरे और निर्णायक सेट में भारत ने 14-17 से बाजी मार ली और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। विश्व कप के महिला रेगू इवेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। महिला रेगू इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हालांकि इस इवेंट का गोल्ड मेडल थाईलैंड और सिल्वर मेडल वियतनाम के नाम रहा। लेकिन कुल मिलाकर पटना में विश्व कप के शानदार आयोजन ने बिहार की खेल संस्कृति को नया फलक दे डाला है। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। रंगकर्मी रंगमंच दिवस मना रहे हैं। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की पहल पर शुरू हुए इस दिवस ने थिएटर की विकास में अहम भूमिका अदा की है। हालांकि ओटीटी के आने के बाद रंगमंच में कई तरह के बदलाव भी दर्ज किए गए हैं। विश्व रंगमंच पर देखिए डी न्यूज की विशेष रिपोर्ट। न तज्ज्ञानां न तत्शिल्प न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् येन दृश्यते। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया में ऐसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग या फिर कर्म नहीं जो नाट्य में दिखाई न देता हो। हालांकि जब पूरी दुनिया धूमधाम से 63वां विश्व रंगमंच दिवस मना रही है, तब रंगमंच के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने की है। डिजिटल युग के इस दौर में जहां घर बैठे लोग फिल्मों और वेब सीरीज का आनंद ले रहे हैं, वहीं दर्शकों की बदलती प्राथमिकता और टेक्नोलॉजी के प्रभाव ने थिएटर के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की हैं। चाहे हम लाख डिजिटल हो जाएं, जो ह्यूमन कनेक्शन है, साक्षात बातचीत करने का, साक्षात परफॉर्म करने का और परफॉर्मेंस देखने का, वो कभी पुराना नहीं होगा। दुनिया में रंगकर्म को बढ़ावा देने के लिए 27 मार्च 1961 को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत की गई। साल 1962 में विश्व रंगमंच दिवस की पहली वर्षगांठ पर मशहूर नाटककार जीन कोकट्यू के संदेश ने थिएटर के लिए एक नया सबेरा लेकर आया। कोकट्यू के संदेश को 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया और सैकड़ों पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया, जिसके बाद नाट्य प्रदर्शनी में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस वर्ष ग्रीक नाटककार थियोडोरोस टेर्जोपोलोस ने विश्व रंगमंच दिवस पर सामाजिक चेतना और एकता को बढ़ावा देने में थिएटर की भूमिका पर जोर दिया है। लाइव एक्टर्स को अपने आंखों के सामने हंसते रोते हुए, कहानी को आगे बढ़ाते हुए और रस को बांटते हुए देखना पसंद करते हैं। वो आते रहे हैं
आते रहेंगे, जिस वजह से रंगकर्म रंगमंच जीवित था और जीवित रहेगा। भरत मुनि के समुद्र मंथन से लेकर भिखारी ठाकुर के विदेशिया तक भारत की नाट्य विरासत 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। नाट्य शास्त्र की रचना के बाद कालिदास, भवभूति और शूद्रक जैसे नाटककारों ने इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। चेखव की चेरी का बागीचा हो, शेक्सपियर की ओथेलो या फिर हबीब तनवीर की चरणदास चोर, दुनिया का हर एक रंगमंच सामाजिक बदलाव का साक्षी रहा है। जो OTT है उसे जो कच्चा माल जो प्रोवाइड कर रहा है वो सबसे ज़्यादा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, थिएटर वाले प्रोवाइड कर, थिएटर इंस्टीट्यूशंस, थिएटर ग्रुप्स वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आगे भी जो भी जितना भी रेवोल्यूशन आएगा परफॉर्मेंस के तौर पे या फिर जितना भी डिजिटल मीडिया फिल्म है उसमें थिएटर हमेशा रहेगा। अर्धचंद्रकार वाले पथरीले सतह से शुरू होकर प्रोसेनियम थिएटर तक रंगमंच ने सभ्यता के साथ साथ खुद को भी बदला है। रेडियो, टेलीविजन और फिर इंटरनेट। पिछले कुछ दशकों में रंगमंच ने तकनीक के भी कई रंग देखे हैं। हालांकि रंगमंच की असली शक्ति हमेशा से उसके जीवंत अनुभव में रही है। भरत मुनि ने भी नाट्य शास्त्र में कहा है, नाटक केवल मनोरंजन नहीं, जीवन का रूपांतरण है। अभिनेता टेरेंस मान के अनुसार फिल्में आपको प्रसिद्ध बनाती हैं, टेलीविजन आपको अमीर बनाता है, लेकिन रंगमंच आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। OTT के दौर में भी रंगमंच के प्रति लोगों के आकर्षण से साफ है कि लोगों के लिए रंगमंच महज मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे वे बेहद गंभीरता से आत्मसात करते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ मैं सचिन मिश्रा, DD न्यूज़। समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।